हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। और पर्यावरण शिक्षा का भाग 9 यहाँ पर देखने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को जोड़ें। और पर्यावरण की सीरीज़ को आप देखिए आगे, जिसमें आपके यूपीटीटी का जो भी एग्ज़ाम होगा या सुपर टेट का एग्ज़ाम या सी टेट का एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड ईवीएस के क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही अच्छे कंटेंट में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और यहाँ पर आपको बताया जाएगा ईवीएस के सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे ढंग से। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। चलो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक है, इस कपास के पौधे में बैसिलस thuringiensis, व्हाट इज फुल फॉर्म। मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता, बीटी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। बीटी की फुल फॉर्म सुन लीजिए ध्यान से, बैसिलस thuringiensis, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये है क्या? ये एक तरीके का बैक्टीरिया है। ये जीवाणु की उपस्थिति होती है बीटी कपास। ठीक है, कपास क्या? कॉटन उपस्थिति होती है। इस जीवाणु की उपस्थिति के कारण पौधों में कीटनाशक पैदा करने की क्षमता का विकास होता है। कीटनाशक मतलब कीटों का नाश करने वाली इम्यूनिटी डेवलप करने का जो है वो कैपेसिटी इसमें होती है, जिससे हानिकारक कीटों से पौधों की सुरक्षा होती है। वो फॉर्म है यहाँ पर बीटी कपास का। ठीक है, बीटी कपास एक तरीके का बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया जो कि हानिकारक कीटों को डेवलप होने से, उनका विकास होने से रोकता है पौधों में। ठीक है, तो ये एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ऑप्शन नंबर 20 का आपका सही आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, आप देख रहे हैं, कौन सा वायुमंडल प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। अब इनमें से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन सा है, और हम लोग ये देखेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, यहाँ पर HCl तो बिल्कुल नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बिल्कुल नहीं है। ये कहाँ रिलीज होता है? ये हमारे आमाशय में। आमाशय समझते हो क्या होता है? स्टमक होता है, पेट, उसके अंदर रिलीज होता है। ठीक है, क्या वर्क होता है इसका? HCl का वर्क होता है हमारे खाने को अम्लीय बनाना, लाइम बनाना, उसको सॉफ्ट बनाना। और बेसिकली खाने के साथ में, जब हम खाना खाते हैं तो खाने के साथ साथ में छोटे मोटे इधर उधर के थोड़े बहुत बैक्टीरियाज भी चले जाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया में बॉडी के अंदर। तो उन बैक्टीरिया को किल करने का वर्क भी HCl का होता है। बट दिस इज नॉट अवर आंसर। N2O, व्हाट इज N2O? दिस इज द नाइट्रोजन। दिस इज द नाइट्रोजन गैस। व्हाट इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एट एटमॉस्फेयर? तो दैट इज 78%। बट दिस इज नॉट अवर आंसर। तो व्हाट इज अवर आंसर? दिस अवर आंसर इज SO2। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से बोलते हैं फ्रेंड्स, जो उद्योगों तथा वाहनों से उत्सर्जित होती है तथा वर्षा की बूंदों तथा ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है, और उससे फलों तथा इमारतों को क्षति पहुंचती है और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। फसलों पर भी, इमारतों पर भी क्षति होती है। इमारत कौन सी इमारत? आगरा में क्या है? आगरा में ताजमहल है कि नहीं है? तो ताजमहल किसके कारण से पीला हो रहा है? एसिड रेन की वजह से। किसकी वजह से? एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन की वजह से ताजमहल का जो कलर है वो येलो हो रहा है। तो वो एसिड रेन गैस किसका सोर्स है? SO2 का। तो अम्लीय वर्षा का या अम्लीय प्रदूषक जो है, इसका मुख्य कारण SO2 है। ऑप्शन नंबर A यहाँ आपका राइट आंसर जाएगा फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र समझते हो आप? इकोसिस्टम बोलते हैं इसको। यहाँ पे सारे जीव जंतुओं का क्या है? एक संतुलन क्रिएट होता है, वो है पारिस्थितिक तंत्र। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का सर्वाधिक उत्पादन है, कहाँ पर इकोसिस्टम सर्वाधिक डेवलप है। तो ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है, क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं। विषुवत रेखा समझते हो आप? विषुवत रेखा इसके आसपास पाए जाते हैं। ये विषुवत रेखा इसके आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं, और ये पारिस्थितिक तंत्र, क्योंकि इस प्रकार के वन विषुवत रेखा के आसपास पाए जाते हैं।
परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा तथा पर्याप्त तापमान होने के कारण, देखिए जहाँ पर चीज़ें रेगुलेटिंग होंगी, सिस्टमैटिक होंगी, वहाँ का जो ग्राउंड होगा, जो चीज़ होगी, जो एरियाज़ होंगे वो हरे भरे होंगे, और हरे भरे होने के साथ साथ क्या होगा, वहाँ चीज़ें आदर्श रूप से, आइडियल रूप से उत्पन्न होंगी, ऑरिजिनेट होंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा, पर्याप्त तापमान होने के कारण पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादन के लिए आदर्श उत्पन्न हो जाती है। वहाँ पर जो है बहुत सारे एनिमल्स अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। वीडियो में आपसे कोई भी फालतू की बात कुछ भी नहीं की जाएगी, बिल्कुल आराम से सिर्फ हम स्टडी अपने क्वेश्चन पर फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सिर्फ क्वेश्चन के फैक्ट पर बात करेंगे हम, और उससे ज़्यादा कुछ भी बात नहीं करेंगे। और आगे देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नेक्स्ट। यहाँ पर हमारा क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, कौन सा रसायन यानी केमिकल आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या कैल्शियम क्लोराइड? ध्यान दीजिए, यहाँ पर आंसर हमारा सही होगा कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, कार्बाइड। क्यों? तो इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला भी देख लीजिए, CaC2। क्या है फॉर्मूला? CaC2। आम या अन्य फसलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है। इस रसायन से एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है। एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन होता है जो फल को पकाने में सहायक होती है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी गैस फलों को पकाने के लिए सहायक है? तो आप आंसर देंगे एसिटिलीन। ठीक है, ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन तैयार होते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझिए। जरूरी नहीं कि हम बहुत सारी बुक्स की स्टडी करें, पर हम अपने क्वेश्चंस को इतने अच्छी तरीके से समझ लें कि हमको आगे किसी दूसरे क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो, और हम आगे जब भी हमें क्वेश्चंस आए तो हम उसे बेसिकली बिल्कुल विद रीजन उसे करेक्ट कर सके। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला CaC2, और जो कैल्शियम कार्बाइड से गैस रिलीज होती है वो एसिटिलीन होती है। तो बेसिकली एसिटिलीन गैस भी जो है वो फलों को पकाने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है या फैलता है? भाई एड्स फैलता है? नहीं, एड्स तो हमारा दूषित जल फैलने से नहीं फैलता है। ठीक है, टाइफाइड, एनीमिया, टिटनेस? नो यस, टाइफाइड इज द राइट आंसर। टाइफाइड रोग जो है वो दूषित जल पीने से फैलता है, और इसे हम आंत ज्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंत का ज्वर भी कहते हैं। ठीक है, आंत ज्वर भी कहते हैं। ठीक है, यह रोग साल्मोना, कौन सा यहाँ पर जो बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफोसा या साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो अब मैं आपको बता दूं, टाइफाइड जो एक बैक्टीरियल डिसीज़ भी है, ध्यान रखिए, बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। और इस बुखार का क्या नाम है? आंत का बुखार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि टाइफाइड में इंटेस्टाइन, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है ना, उसमें क्या होते हैं, छाले पड़ जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, छाले से पड़ जाते हैं, इसलिए इसे आंतीय ज्वर कहते हैं, क्योंकि इफेक्टेड आपकी इंटेस्टाइन होती है, आंत इफेक्टेड होती है। चले अगले क्वेश्चन पर, चले भाई। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सिंपल बात है भाई, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? हमारा ऑप्शन अगर हम यहाँ पर देखें तो बेसिकली CO इज नॉट ग्रीन हाउस गैस। अच्छा, तो कौन कौन सी है? तो समझ में आ गया, जब CO नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, N2O है, CH4 है। एक होता है कौन सी नहीं है, एक होता है कौन सी है। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने का काम करती हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं, वो आपकी ग्रीन हाउस गैस होती हैं। मुख्य रूप से मैं आपको बता दूं, 3 गैसें ये बहुत ज़्यादा है। एक और है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर में यूज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी, नाइट्रस ऑक्साइड आपकी, ठीक है, और मेथेन, CH4 मेथेन, और एक और होती है CFC। ये ग्लोबल वार्मिंग को सबसे ज़्यादा बढ़ाती हैं। ये चारों गैसें आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, बट हमसे नहीं ये पूछा गया है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो राइट जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि CO। दिस इज द राइट आंसर। व्हाट इज द राइट आंसर? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपना। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? किनमें से? बांस, केला, गन्ना, सरसों में से पूछा जा रहा है। ठीक है, इधर उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वीडियो पर ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है,
बांस, केला, गन्ना, सरसों। अब एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री में क्या अंतर है हम कैसे देखिए, जितने भी दलहनी पौधे हैं, जितने भी दलहनी पौधे मतलब जिनके बीज जो हैं वो आप देख सकते हो, जैसे मान लो ये मैंने आपका ग्राम चने का वो बनाया, एक सीड बना दिया। आप देखते हो चने का सीड जो है उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जितने भी आपके दलहनी पौधे हैं वो सारे द्विबीजपत्री हैं। अब इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री पौधा हो सकता है? दलहनी पौधे किसके 1 से 2 पार्ट हो जाते हैं? सरसों के हो जाते हैं भाई। केला और बांस और गन्ना इनके नहीं होते, सरसों हो जाता है। तो सरसों हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसी सरसों की तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है। सरसों हो गया, अरहर हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इनमें क्यों है ये द्विबीजपत्री? क्योंकि इनमें जो लीव्स हो जाती हैं, पत्तियों के जो दल होते हैं, दैट मीन्स जो बीज होते हैं, ये 2 भागों में होते हैं, 2 दल में होते हैं, इसलिए इनको द्विबीजपत्री हम कहते हैं। समझ में आ गई बात? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जल फॉर जाइलम। सीधा आंसर करो, खत्म करो कहानी। जल फॉर जाइलम ये कह सकते हैं, जा से जाइलम, तो बस इसी के द्वारा होता है। जाइलम यहाँ पर सही आंसर है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए, जैसे कि ह्यूमन में 2 पाइप्स होते हैं, एक फूड पाइप होता है जाता है और एक होता है एयर पाइप जिससे हवा जाती है। ऐसे ही पौधों में भी 2 पाइप्स होते हैं, एक पाइप जिससे जल जाता है, दूसरा पाइप जिससे फूड जाता है, यानी कि फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है और जाइलम से जल का ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ हमसे जल का ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा गया है तो हम ऑप्शन नंबर ए राइट करेंगे, यानी कि यहाँ हमसे जल का पूछा गया है तो हम जाइलम बिल्कुल सही टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? प्रथम साहित्य स्रोत यानी कि हमसे प्रथम वेद पूछा गया है। अरे सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। आंसर करिए फटाक से, ठीक है। अब देखिए, भारत का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद है। इस ग्रंथ में कौन से देवता प्रमुख माने गए हैं? इस ग्रंथ में इंद्र देवता प्रथम माने गए। कौन से देवता? इंद्र देवता को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है इस वेद में। अच्छा, क्या और क्या क्या इस वेद की क्वालिटीज है? 4 वर्णी सिद्धांत सर्वप्रथम इसी पुस्तक के 10वें मंडल में है। कौन से मंडल में है? 10वें मंडल में है। वो कौन से है? पुरुष सूक्त। कौन से सिद्धांत है? पुरुष सूक्त। और ऋग्वेद में सूत्र कितने हैं? सूत्र, मंडल तो हमें पता चल गया, चलो 10 मंडल है, ठीक है। सूत्र कितने हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए सूत्र कितने हैं। 1028, ठीक है, सूत्र हैं। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। आंसर हमारा यहाँ पर ऋग्वेद बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है कि वायुमंडल में 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार होता है? 99% भाग पर किन 2 गैसों का विस्तार होता है? अरे भाई, ऑप्शन देख रहे हैं, ये दिख रहा है कैसे? 21 ये हो गया, 78 ये हो गया, हो कितना गया ये हमारा? 99% हो गया कि नहीं हो गया? अरे भाई ऐड करके देख लो, जोड़ तो आता ही है ना सबको। चलो ठीक, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में बहुत सी प्रकार की गैसें होती हैं। इन गैसों में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है ना, वो नाइट्रोजन का होता है 78%। दूसरी सबसे ज़्यादा गैस होती है ऑक्सीजन 21%। इस प्रकार मैं आपको बता दूँ कि वायुमंडल में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन की कुल मात्रा 99% होती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, वीडियो में क्वेश्चंस मैंने आज यहीं तक आपकी सीरीज रखी है और इस सीरीज से जो भी क्वेश्चंस आने हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज थी आपके लिए। आने वाली सीरीज में मैं आपके लिए और बेटर क्वेश्चंस लेके आऊँगी, इससे ही बेटर। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको चाहिए, फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, या इससे और एवं इसका पार्ट कैसा है, ये पार्ट आपके लिए इजी है या और टफेस्ट पार्ट आप चाहते हैं। जो भी हो, जिस तरीके की स्टडी के क्वेश्चंस आपको चाहिए आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए उस तरीके की सीरीज़ लेके आऊँगी। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करिए, शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।